खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। जैसे जैसे हम जमीनी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, अल जजीरा और तस्नीम की यह खबर होश उड़ा देने वाली है। जी हां, ईरान के 10 लाख सैनिक यानी 1 मिलियन सोल्जर्स अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं मैदान में उतरो तो सही, ऐसा मजा छकाएंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। और समानांतर तौर पर इस्राएल के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि इस्राएली सेना टूट की कगार पर है। जी हां, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, वहां पर उनके सेना प्रमुख मौजूद होते हैं और वहां से सीक्रेट रिकॉर्डिंग लीक हुई है। इस सब की चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले त्वरित अंदाज में पिछले 12 से 24 घंटे में जब आप सो रहे थे तो किस तरह की तबाही मचा रहा था ईरान। इस्राएल में सबसे पहले अराश ड्रोन्स का कहर। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये अराश ड्रोन सुसाइड ड्रोन्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको मंजर दिखाना चाहता हूं जब अराश ड्रोन ने हाइफा में कहर मचाया। देखा जाए। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, प्रेस टेलीविजन का यह वीडियो देखिए। यहां पर ईरान की सेनाएं दावा कर रही है कि उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक सक्सेसफुली कई सेंसिटिव और स्ट्रैटेजिक सेंटर्स को टारगेट किया है। हाइफा के बंदरगाह पर खास तौर से निशाना साधा जा रहा है। देखा जाए ये वीडियो। तेल अवीव में हालात बहुत खराब थे दोस्तों। सायरन्स लगातार बजते रहे। जी हां, ईरानी कहर आसमान पर साफ तौर पर दिख रहा था। देखिए तेल अवीव के आसमान पर सायरन्स किस तरह से बज रहे थे। इसके अलावा मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा अल जजीरा की एक और बड़ी खबर की तरफ। और यह अमेरिका और इस्राएल के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हर गुजरते लम्हे के साथ बहुत मजबूत होता जा रहा है और एक्टिव होता जा रहा है। आपने देखा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था हिजबुल्लाह किस तरह से इस्राएली सेना को नाको चने चबवा रहा है। इतिहास में आज तक हिजबुल्लाह ने इस कदर इस्राएली सेना की ऐसी तैसी हालत पतली नहीं कर दी थी। और अब यह खबर जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, हूती लीडर इन येमेन वार्न्स ऑफ मिलिट्री रिस्पॉन्स इफ यूएस एंड इजराइल एस्केलेट वॉर ऑन ईरान। सरल शब्दों में, यमन के अंदर जो हूती नेता हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तुमने ईरान में युद्ध बढ़ाया तो हम तुम्हारी हालत, हम इस युद्ध में अमेरिका और इस्राएल की हालत खराब कर देंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों, आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है जिन अराश ड्रोन्स का अभी अभी मैंने जिक्र किया, वो अराश ड्रोन्स हैं क्या। दोस्तों, ये वो तस्वीर है अराश ड्रोन्स की आपके स्क्रीन पर। अब मैं आपको सरल अंदाज में बताने वाला हूं कि आखिर क्यों अराश ड्रोन्स कहर मचा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर अराश, खासकर अराश 2 एक ईरान का लॉन्ग रेंज सुसाइड ड्रोन यानी कामिकाजी ड्रोन है। यह एक 1 वे ड्रोन होता है, वापस नहीं आता, लंबी दूरी तक उड़ सकता है, लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर। अपने साथ बड़ा एक्सप्लोसिव वॉरहेड ले जाता है, टारगेट पर जाकर खुद टकराकर उसे ब्लास्ट कर देता है। खासकर रडार या हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह ऐसा ड्रोन है जो सीधा जाकर टारगेट से टकराकर खुद को उड़ा देता है। जी हां दोस्तों, पूरे स्क्रीन पर देखिए, यह है अराश 2 ड्रोन्स जो इस वक्त इस्राएल के अंदर खासतौर से हाइफा बंदरगाह में तबाही मचा रहा है। मगर अभी अभी मैंने आपको बताया दोस्तों किस तरह से 1 मिलियन ईरानी सोल्जर्स जो हैं वो अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। अल जजीरा की खबर आपकी स्क्रीन पर, और यह अपने आप में बहुत मायने रखता है दोस्तों। ईरान कह रहा है हम जमीनी युद्ध का इंतजार कर रहे हैं और अमेरिका भी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता है।
उसका 82nd एयरबोर्न डिवीजन जो है वो खाड़ द्वीप की तरफ, उसका 82nd एयरबोर्न डिवीजन ईरान के खाड़ग द्वीप की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे मैंने बताया 1 मिलियन ईरानी सोल्जर, साथ में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस उसके साथ, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की तबाही मचने वाली है। मगर अमेरिका भी पुरजोर तैयारी के साथ उतर रहा है, वो भी कई मोर्चों पर हमला करेगा। मगर ये जो खबर है दोस्तों, 10 लाख ईरानी सोल्जर्स, इसके मायने क्या है? गौर फरमाएं। 10 लाख ईरानी सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझिए। ईरान की स्टेट मीडिया और कुछ अधिकारियों का दावा है कि 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा फाइटर्स को मोबिलाइज किया गया है। इसमें सिर्फ रेगुलर सेना नहीं बल्कि आर्मी, IRGC प्लस बासिज मिलिशिया, वॉलंटियर्स सब शामिल हैं। यह ज्यादातर तैयारी है, यानी अगर अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करता है तब लड़ने के लिए तैयार रखना। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि इतने सारे सैनिक सीधे मैदान में लड़ रहे हैं। यह ज्यादातर डेटरेंस यानी कि डराने धमकाने और मैसेज देने के लिए बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका लाखों सैनिक नहीं भेज रहा है, अभी सिर्फ कुछ हजार सैनिक जैसे 82nd एयरबोर्न तैयार किया जा रहा है, वो भी तेज प्रतिक्रिया के लिए। आपके जहन में सवाल होगा कि क्या वाकई 10 लाख ईरानी सैनिक मैदान में उतर सकते हैं? तो मैं आपको 1980 के दशक में लेकर चलना चाहता हूं दोस्तों। 1980 के दशक में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इराक के साथ 8 दिनों तक युद्ध चला था। उस वक्त ईरान की जो आबादी थी बहुत कम थी, मगर बावजूद उसके मिलियंस की तादाद में उसके नागरिक इराक के खिलाफ उतरे थे, इराक का मुकाबला किया था। जी हां, उस वक्त की बात है, यह 1980 के दशक की बात है। और अब उनकी आबादी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेगुलर आर्मी, IRGC, बासिज मिलिशिया ही नहीं, आम इंसान सड़कों पर उतरेगा। आम इंसान हथियार हाथ में लेकर अमेरिका और इस्राइल का मुकाबला करेगा। और सबसे बड़ी बात, जहां तक इस्राइल की बात है, इस्राइल अभी से मानो हथियार डाल रहा है। एक सीक्रेट मीटिंग से उनके चीफ ऑफ स्टाफ का बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से बिखर रहे हैं। IDF जो है वो पूरी तरह से टूट की कगार पर है, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार इतने लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा है, हमारे जो सैनिक है मानसिक तौर पर टूट रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उनका क्या बयान आया है आपके स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर ये हैं चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर। उनकी चेतावनी अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। इस्राएल के चीफ ऑफ स्टाफ ने चेतावनी दी है कि सेना टूटने की कगार पर है। वाईनेट के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएल के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर ने कैबिनेट मीटिंग में काफी गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इस्राएली सेना अंदर से ही बिखरने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अंदरूनी और ऑपरेशनल दबाव लगातार बढ़ रहा है। ज़मीर ने बताया कि सेना की जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन फोर्स पहले ही से ओवरलोडेड है। गाजा, लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक जैसे कई मोर्चों पर एक साथ तैनाती की वजह से हालात और मुश्किल हो गए हैं। यह चेतावनी उस समय आई है जब सरकार वेस्ट बैंक में नए अवैध आउटपोस्ट बढ़ाने पर आगे बढ़ रही है, जिससे पहले से ही कमजोर हो चुकी सेना पर और दबाव बढ़ रहा है। ज़मीर ने यह भी कहा, इस्राएली सेटलर हिंसा बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण बटालियन भेजनी पड़ रही है। उन्होंने साफ कहा, जितनी मैन पावर की जरूरत है उतनी मौजूदा क्षमता से मैच नहीं हो रही। ऊपर से सरकार अब तक भर्ती से जुड़ी बड़ी समस्याएं जैसे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की भर्ती, रिजर्व सर्विसेज और अनिवार्य सैन्य सेवा बढ़ाने वाले कानून को हल नहीं कर पाई है। ज़मीर के मुताबिक स्थिति अब ब्रेकिंग पॉइंट के करीब है। उन्होंने चेतावनी दी, रिजर्व फोर्स ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। और सेना की स्थिति को लेकर 10 रेड फ्लैग उन्होंने उठाए। उन्होंने यह भी कहा, अगर इसी तरह चलता रहा तो जल्दी ही इस्राएली सेना के लिए सामान्य ऑपरेशन चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। यह हालत है इस्राएली सेना की। और दूसरी तरफ अब्बास अराक्ची ने अमेरिका पर सीधा प्रहार किया है। अब्बास अराक्ची कह रहे हैं, बाकायदा उन्होंने 2 अखबारों की 2 खबरों का जिक्र किया है और यह अमेरिका के लिए निहायत ही शर्मिंदगी की बात है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। चूंकि ईरान लगातार
खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसिस पर हमला कर रहा है, तब अमेरिकी सैनिक डर के चलते खाड़ी देशों के बड़े बड़े होटल्स में जाकर रूम रिजर्व कराकर वहां रह रहे हैं। अब हो क्या रहा है दोस्तों, वहां पर कई होटल्स, खाड़ी देशों के कई होटल्स अमेरिकी सैनिकों को कह रहे हैं कि नहीं साहब जाइए, हम आपकी मेजबानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों की वजह से खाड़ी देशों के जो होटल्स हैं उनकी सुरक्षा पर बनाई है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं अब्बास अरागची ने किन दो खबरों का जिक्र किया। पहला, न्यूयॉर्क टाइम्स जो कहती है ईरान अटैक्स फोर्स यूएस ट्रूप्स टू वर्क रिमोटली। सरल शब्दों में कहा जाए, ईरान जो लगातार हमला कर रहा है उसकी वजह से अमेरिकी सैनिक जो हैं वो होटल्स में काम करने को मजबूर हैं। और उसी के चलते हिल्टन का यह ईमेल है। हिल्टन ने अमेरिकी सैनिकों से कहा है कि चूंकि आप अमेरिकी सेना में काम करते हैं, हम आपको रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। After further investigation online, we have found information about immigration work connected with your name, and we will be canceling your upcoming reservation. You should see a proper cancellation email in your inbox shortly from Hilton. सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों कि युद्ध की शुरुआत है और तमाम होटल्स अमेरिकी सैनिकों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से ईरान खाड़ी देशों के होटल्स पर हमला कर रहा है जिन रूम्स में ये अमेरिकी सैनिक रुके हों। और इसी मुद्दे पर अब्बास अरागची ने करारा प्रहार किया है। अब्बास अरागची क्या कहते हैं, गौर फरमाइए। इस युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिकी सैनिक जीसीसी के मिलिट्री बेस छोड़कर होटलों और ऑफिसों में छिपने लगे हैं। वे जीसीसी के नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मानवीय ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका में कई होटल्स ऐसे अफसरों को बुकिंग देने से मना कर देते हैं जो ग्राहकों के लिए खतरा बन सकते हैं। जीसीसी के होटल्स को भी ऐसे ही करना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, अमेरिका और इस्राइल दोनों शर्मिंदगी का सबब बने हुए हैं, मगर जहां तक अमेरिका और इस्राइल के तेवर हैं, उनके तेवरों में कोई कमी नहीं है। पीट हेग्सेथ, जिन पर ट्रंप दोष मढ़ते हैं इस जंग के लिए, उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। यहां पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि हमने ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आप खुद बताइए दोस्तों, उनके ड्रोन्स, उनके मिसाइल्स अब भी इस्राएली और अमेरिकी टारगेट को निशाना बना रहे हैं। उनका 10 लाख सैनिक जंग लड़ने को तैयार है। मगर पीट हेग्सेथ क्या कह रहे हैं, सुना जाए। 27 days ago, Iran had a modern military. Never in recorded history has a nation's military been so quickly and effectively neutralized. Operation Epic Fury is not an endless war. It's a decisive campaign with clear objectives to destroy Iran's offensive military capabilities and ensure they never obtain a nuclear weapon. This is stuff for the history books. This is stuff for legacy. Mr. President, you are acting now to ensure future generations do not have to live under the threat of a nuclear-armed Iran. Not only do they not have a Navy, Mr. President, they no longer have a Navy commander. IRGC's Navy commander was killed overnight in operation. So no Navy, no Navy leader. और बात वहां नहीं रुकती। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है मेरे साथ डील करने को लेकर। और इसी के चलते दोस्तों यह खबर आई है, इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिका ने 5 दिन की मोहलत दी थी और 5 दिन का युद्ध विराम किया था कि हम 5 दिन तक ऊर्जा केंद्रों पर, ईरान की ऊर्जा या बिजली केंद्रों पर हमला नहीं करेंगे। अब अमेरिका ने इसकी मियाद को 10 दिन तक बढ़ा दिया है और यह कह रहा है कि ईरान के कहने पर हम ऐसा कर रहे हैं। ईरान ने मुझसे कहा कि 7 दिन दे दो, हमने उन्हें 10 दिन दे दिया है। जी हां, अब सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। बकौल डोनाल्ड ट्रंप, ये ईरानी गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमारे साथ समझौता कर लो। मैं नहीं गिड़गिड़ा रहा हूं, सुनो। And just so we set the record straight, because I've been watching the Wall Street Journal's fake news and all these stories that get printed like, oh, I want to make a deal. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know they're talking. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. And they are begging to work out a deal
I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. Or they should have done it when we first came into office, because 2 years ago they had free reign under Biden. Sleepy Joe, worst president in the history of our country. When he allowed... और बात वहां नहीं रुकती। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की तरफ जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ पर जारी किया है। बकौल डोनाल्ड ट्रंप आपके स्क्रीन पर, ईरानी नेगोशिएटर बहुत अलग और अजीब हैं। वे हमसे डील करने के लिए गुजारिश कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उन्हें सैन्य दृष्टि से खत्म कर दिया गया है और वापसी का कोई मौका नहीं है। और फिर भी वे सबके सामने कहते हैं कि वे सिर्फ हमारे प्रस्ताव को देख रहे हैं। गलत। उन्हें जल्द ही गंभीर हो जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया तो पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं है और यह अच्छा नहीं होगा। और बकौल बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम अब भी ईरानी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। उनका कहना है हम ईरान के आतंकी शासन के ठिकानों पर लगातार जोरदार हमले कर रहे हैं। कल रात हमने IRGC नेवी के कमांडर को खत्म कर दिया। इस आदमी के हाथ बहुत खून से रंगे थे। दोस्तों, कल IRGC के कमांडर की जो मौत हुई है, यह ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। और आइए सुनते हैं नेतन्याहू इस बारे में क्या कह रहे हैं। אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידינו ארצות הברית במטרה משותפת להשיג את מטרות המלחמה. तो यकीनन दोस्तों, ये युद्ध बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। और याद कीजिए, इसी मंच पर मैंने आपसे कहा था कि यह जंग अभी थमा नहीं है। कुछ लोगों ने जिन्होंने ऐलान कर दिया था कि जंग खत्म हो गया है, आप जानते हैं वो पूरी तरह से गलत था। क्यों? क्योंकि नंबर एक, ईरान अमेरिका पर विश्वास नहीं करता। उसके साथ कम से कम 2 बार विश्वासघात हो गया है। और जहां तक भारत को लेकर ईरान का रवैया, आप में से कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या आप जानते हैं भारत उन गिने चुने 4-5 देशों में है जिसकी ईरान मदद कर रहा है, जिनके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने की अनुमति दे रहा है। बावजूद इसके कि जब सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई थी तो प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। जब इस्राइल कहर बरपा रहा था और ईरान के स्कूली बच्चों को मार रहा था मिनाब में, तब भी हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे। मगर अब्बास अराक्ची का बयान आया है कि श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत ऐसे देश जो हैं, चाइना, इन सब देशों के जहाजों को हम जाने की अनुमति दे रहे हैं। क्यों? बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री खामोश रहे, वो इसलिए क्योंकि ईरान पिछले 70-80 सालों में जो रिश्ते रहे हैं भारत के साथ, उसे तरजीह देता है, उसे अहमियत देता है। वो रिश्ते जिसकी नींव तैयार की थी पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। वो कूटनीति जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर बर्बाद कर देना चाहते हैं अपनी सोच के चलते।